जोहार। आप इस खबर को देखें कि उड़ीसा के सिजीमाली में बॉक्साइट खदान के विरोध में उतरे आदिवासियों पर केस करने के लिए चले प्रपंच की यह खबर है। लेकिन दिकुओं की नज़र से 40 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर प्रमुखता से छपती है। लेकिन हजारों सालों से जब सभ्यता का विकास शुरू हुआ तब से रह रहे आदिवासियों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर किए जाने, जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों के विरासती अधिकार होने, 5वें अनुसूची में पुलिस और वेदांता क्या कर रही है, आदिवासियों को हिंसा के लिए उकसाने की घटना के पीछे किनका हाथ है जैसी सूचनाओं से भागने का यह सही तरीका है कि 40 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर चल गई। असली सवाल पीछे रह गए। यही आज के समय का न्यू नॉर्मल है और लोग अब ऐसी चीज़ों को सामान्य समझते हैं। और आप मान लीजिए यही न्यू नॉर्मल आदिवासियों की हजारों सालों की जी गई सभ्यता का पतन दिखाता है। खैर, असली खबर के पीछे की कुछ सच्चाइयों को भी थोड़ा जान लेते हैं कि सिजीमाली क्या है, इसके तथ्य और इतिहास क्या है। सिजीमाली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, वरन कोंद और गोंड आदिवासियों के लिए यह एक आस्था का केंद्र भी है। सिंगोंगा की असीम शक्ति जो धरती की ऊर्जा केंद्रों में निहित होती है, वह ऐसे ही पहाड़, नदी, टुंगरी जैसे जगहों पर केंद्रित होती है, जिसे आदिवासी जीवन जीने के क्रम में पहचान कर उसकी पूजा उपासना कर प्राकृतिक शक्ति को, प्राकृतिक संस्कृति को जीते हैं। तो सबसे पहला तथ्य तो यही है कि सिजीमाली पहाड़ी उड़ीसा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में फैली है। इसका कुल क्षेत्र पर 1549 हेक्टेयर है। यह इलाका 5वें अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी भारत के संविधान की सबसे मजबूत आदिवासी सुरक्षा कवच के दायरे के अंदर। यहाँ कोंद और गोंड और अन्य आदिवासी समुदाय सदियों से रहते आए हैं। इनके लिए सिजीमाली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह उनके देव तीज राजा का निवास है। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर, जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद, ईसाइयों के लिए चर्च, वैसे ही इस पहाड़ी का आदिवासी जीवन में स्थान है। अब इसके आवंटन की क्या कहानी है। मार्च 2023 उड़ीसा की पटनायक सरकार ने वेदांता प्राइवेट लिमिटेड को सिजीमाली बॉक्साइट खदान का 50 वर्षीय खनन पट्टा आवंटित किया। कानून इसके अंतर्गत जो इस्तेमाल हुआ, खान एवं खनिज विकास व विनियम अधिनियम MMDR एक्ट 1957 बोलते हैं, इसका सेक्शन 11B के तहत। अब इसका विरोध कब से शुरू हो रहा है? 2023 से ही माँ माटी माली सुरक्षा मंच के तहत स्थानीय आदिवासी और दलित समुदाय का संगठन विरोध कर रहा है। प्रतिरोध उनका जारी है। सोचिए, 1549 हेक्टेयर यह सिर्फ ज़मीन नहीं है, यह उन लोगों की आजीविका है जो पीढ़ियों से इस जंगल और पहाड़ पर निर्भर हैं। उनके जल स्रोत हैं, उनकी खेती है, उनके देवस्थल हैं, और यह सब 50 साल के लिए एक निजी कंपनी को दे दिया गया। 50 साल। आज वो बच्चा 5 साल का है, वह 55 का हो जाएगा, तब भी यह पट्टा चलता रहेगा। उसके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी, उसकी अपनी पूरी जवानी वेदांता के अधिकार क्षेत्र में गुजरेगा। अब वहाँ रहेगा तो गुजरेगा, अन्यथा कहीं और उसको भगाया जाएगा। तो क्या संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है? क्योंकि यह क्षेत्र 5वें अनुसूची और पेशा के अधीन आता है। संविधान क्या कहता है और उसे कैसे तोड़ा गया? देखिए, इस पूरे मामले को समझना है तो हमें भारत के संविधान की 2 बड़ी व्यवस्थाओं को समझना होगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जिन्हें शेड्यूल एरियाज़ कहते हैं। ऐसा घोषित किया जाता है उन्हें। रायगढ़ा और कालाहांडी के ये इलाके शेड्यूल एरियाज़ हैं। 5वें अनुसूची का सार क्या है कि इन इलाकों में आदिवासियों की ज़मीन, जंगल और संसाधन उनकी मर्जी के बिना नहीं छीने जा सकते या उन संसाधनों से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून को इन इलाकों में लागू होने से रोके अगर वह आदिवासी हितों के विरुद्ध हो। 5वें अनुसूची का उद्देश्य था आदिवासियों को उनके ज़मीन पर सर्वोच्च अधिकार देना, लेकिन अमल में यह अनुसूची अक्सर कागजी रह जाती है। 1996 में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज़ एक्ट यानी पेशा एक्ट 1996 पास किया। यह सीधे 5वीं अनुसूची की भावना को ज़मीन पर उतारने का कानून था।
पेशा की धारा 4I और 4K के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो अपने इलाके के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखे। कोई भी खनन परियोजना शेड्यूल एरिया में तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक ग्राम सभा अपनी फ्री, पीरियर और इन्फॉर्म कंसेंट नहीं देती, यानी स्वतंत्र पूर्व सूचित सहमति ना दे। जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की सलाह अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि मार्च 2023 में जब उड़ीसा सरकार ने वेदांता को 50 साल का खनन पट्टा दिया तो क्या ग्राम सभाओं की सहमति ली गई? नहीं। माँ माटी माली सुरक्षा मंच के आंदोलनकारियों और सामाजिक संगठनों का लगातार यह आरोप रहा है कि पेशा की अनिवार्यताओं का उल्लंघन करते हुए यह पट्टा दिया गया है। अगर ग्राम सभा की सहमति बिना लिए खनन पट्टा दे दिया गया तो वह पट्टा वैध नहीं है। वह कानूनी रूप से शून्य है, लेकिन कागजी कानून और व्यवहारिक हकीकत में फ़र्क होता है और यह फ़र्क पुलिस की लाठी तय करती है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 भी यहाँ लागू होता है। इसकी धारा 5 के तहत ग्राम सभाओं को वन की रक्षा का अधिकार है और यदि सामूहिक वन अधिकार यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मान्यता प्राप्त है तो उस ज़मीन पर कोई भी खनन परियोजना बिना ग्राम सभा की मंजूरी के नहीं हो सकती। यहाँ पर 3 कानून हो गए, 5वीं अनुसूची, पेशा और वन अधिकार अधिनियम। तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि आदिवासी की सहमति जरूरी है। तीनों को दरकिनार करके यह खनन पट्टा दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अतिक्रमणकारी कौन है। यहाँ एक बुनियादी सवाल है जो मीडिया कभी नहीं पूछता कि अतिक्रमण का अर्थ क्या है। अतिक्रमण का अर्थ है कि किसी दूसरे की ज़मीन या अधिकार पर ज़बरदस्ती कब्जा करना। अब बताइए, सीजीमाली में अतिक्रमण किसने किया? वेदांता वहाँ पहले से नहीं थी, वह सरकारी आदेश से आई। उसके साथ पुलिस आई, सीआरपीएफ आई, जेसीबी आई। सड़क काटने के लिए रात के अंधेरे में 3 बजे बलपूर्वक घुसा। और उस पहाड़ी पर पहले से कौन था? वे आदिवासी जो पीढ़ियों से वहाँ हैं, जिनके पूर्वज उस मिट्टी में मिले हैं, जो उस पहाड़ को अपना देवस्थल मानते हैं। तो अतिक्रमणकारी कौन है? जो पहले से था या जो अचानक रात को सशस्त्र बलों के साथ आया? भारत में आदिवासियों के साथ यही विडंबना है। उनके ज़मीन पर विकास के नाम पर कब्जा होता है और जब वे विरोध करते हैं तो उन्हें ही अतिक्रमणकारी, उपद्रवी, नक्सल समर्थक कह दिया जाता है। जिस ज़मीन पर आपके पूर्वज की कब्र हो, उस ज़मीन की रक्षा के लिए आप आवाज़ उठाएं तो आप हिंसक हैं, लेकिन वही ज़मीन छीनने के लिए सरकार रात को सीआरपीएफ भेजे तो वह विकास है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ खनिज है वहाँ यही पैटर्न है। पहले ज़मीन की पहचान होती है, फिर कागज़ों में उसे खाली या सरकारी या वन भूमि दर्शाया जाता है, फिर कंपनी को पट्टा मिलता है। फिर आदिवासी जब विरोध करते हैं तो उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जाता है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह एक व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर का हथियार पूंजीपतियों की सबसे पुरानी ढाल है। यहाँ पूंजीपतियों और सरकारों का एक स्थापित आजमाया हुआ तरीका है आदिवासी प्रतिरोध को कुचलने का। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझाता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है? भूमि अधिग्रहण और उससे संबंधित कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती है। पहले सरकारी स्तर पर खनन परमिट दो, पर्यावरण मंजूरी दो, फॉरेस्ट क्लियरेंस दो, पेशा की अनिवार्यता को दरकिनार करो या दिखावे की ग्राम सभा बैठाओ जिसमें प्रभावित लोगों को बुलाया ही ना जाए। कागजों में सब कुछ कानूनी दिखे, इसलिए खनन पट्टा वैध है, भले ही पेशा का उल्लंघन हो। दूसरा स्टेप, विकास का नैरेटिव गढ़ो। फिर मीडिया में कहानी आती है कि क्षेत्र में रोजगार आएगा, बॉक्साइट से अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, पिछड़े इलाके का विकास होगा। यह नैरेटिव इसीलिए ज़रूरी है ताकि बाकी समाज सोचे, अरे विकास में बाधा डाल रहे हैं ये लोग, आदिवासी को ही विकास विरोधी साबित कर दो। तीसरा स्टेप, जब विरोध शुरू हो तब क्या करना है? जब आदिवासी विरोध करे तो पहले समझाने की कोशिश होती है। अधिकारी आएंगे, वादे करेंगे, मुआवजा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, लेकिन ज़मीन नहीं लौटेगी। जब विरोध ना माने तो निषेधाज्ञा धारा 144 या अब नई BNSS की धारा 163, इकट्ठा होने पर रोक। यही सागाबारी गांव में हुआ। चौथा स्टेप, हिंसा का नैरेटिव सेट करो।
और जब पुलिस रात को घुसे और ग्रामीण पत्थर फेंके और अपनी रक्षा में उभी, तो अगले दिन अखबार की हेडलाइन होगी 40 पुलिसकर्मी घायल। ग्रामीण महिलाओं पर पुलिस और कंपनी के लोगों ने मारपीट की, यह समाजवादी जन परिषद के अफलातून ने कहा। लेकिन यह खबर दूसरे पन्ने पर भी नहीं आई। इस पूरे फ्रेम में आदिवासी हिंसक उपद्रवी बन जाता है, और जो असली हिंसा है जमीन छीनने की, आजीविका नष्ट करने की, देवस्थल मिटाने की, वह विकास कहलाती है। तो उन आदिवासियों की सभ्यता नष्ट हो रही है, यह कोई खबर नहीं है। यह पूंजीवाद का सबसे पुराना हथियार है। पहले अन्याय करो, फिर उसके विरोध को अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर भंग करने की बात बताओ, और फिर व्यवस्था बहाल करने या लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने के नाम पर दमन को कानूनी बना दो। और अगर यह भी काम ना करे तो एक और हथियार तैयार है। किसी भी आदिवासी आंदोलन पर नक्सल प्रभावित या माओवादी समर्थित का ठप्पा लगा दो, फिर यूएपीए लगाओ, नेताओं को जेल भेजो। यही झारखंड में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही उड़ीसा में होता रहा है। पत्थरगढ़ी आंदोलन याद है? जिन लोगों ने अपने गांव में 5वें अनुसूची के अधिकारों की उद्घोषणा की, उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया था रघुवर दास ने। वेदांता और कॉरपोरेट पैटर्न क्या कहता है? वेदांता का नाम सुनते ही उड़ीसा के आदिवासी असहज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इसकी वजह है नियमागिरी पहाड़ी को याद कीजिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि नियमागिरी में बॉक्साइट खनन के लिए ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है। डोंगरिया कौन समुदाय की 12 ग्राम सभाओं ने एक मत से खनन को नकार दिया। वेदांता को हटना पड़ा। वही वेदांता अब सीजीमाली में है, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि ग्राम सभाओं की राय पूछी ही नहीं गई। नियमागिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्राम सभा ही तय करेगी, तो क्या सरकार और कंपनी को वह सबक नहीं सीखना चाहिए था? या उन्होंने सीखा कि इस बार ग्राम सभा को पूछना ही नहीं है। यह सिर्फ वेदांता की कहानी नहीं है। अडानी के लिए जंगल काटे गए, पोस्को के लिए गांव उजाड़े गए, टाटा के लिए लोगों को विस्थापित किया गया। हर बार एक ही पैटर्न। कंपनी, सरकार, पुलिस और मीडिया, यह 4 पहिया गाड़ी है जो आदिवासी अधिकारों को कुचलती है। माँ माटी और माली यह सिर्फ नारा नहीं, दर्शन है। माँ माटी माली सुरक्षा मंच, यह संगठन जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उसके नाम में ही पूरा आदिवासी दर्शन है। उनका मत है कि प्रकृति जो उन्हें माँ की तरह पालती है, माटी वह मिट्टी जिसमें पूर्वजों के अस्थि भस्म मिले हैं, जिससे आदिवासियों की पहचान बनती है, और माली वह पहाड़, वह जंगल जो सिर्फ संसाधन नहीं, देवस्थल भी है। आदिवासी दर्शन में जमीन संपत्ति नहीं होती, वह विरासत होती है। विरासत को बेचा नहीं जाता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इस विरासत को कंपनी को पट्टे पर नहीं दिया जाता। इसीलिए जब सरकार 50 साल का पट्टा देती है, तो आदिवासी के लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, यह एक पवित्र रिश्ते का अपमान है। तीज राजा का वास स्थल उस पहाड़ में है। जब उस पहाड़ को खोदेंगे तो देवता कहाँ जाएंगे? आदिवासियों की आत्मा कहाँ जाएगी? प्रयागराज, काशी, हरिद्वार, या ईश्वर या अल्लाह के पास? मतलब आदिवासियों के सांस्कृतिक ताना बाना को ही नष्ट कर दो तो उनकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह वास्तव में आदिवासियों का सांस्कृतिक नरसंहार है। इसके लिए दोषी सरकार और कंपनियों की पहचान आदिवासियों को करनी चाहिए। यह धार्मिक भावना है, लेकिन यह केवल भावना नहीं, यह एक पारिस्थितिक समझ भी है। आदिवासी जानते हैं कि उस पहाड़ से कितने झरने निकलते हैं, उस जंगल से कितनी जड़ी बूटियाँ मिलती है, उस मिट्टी में कितने जैव विविधता भरी पड़ी है। जो पीढ़ियों से उस पहाड़ पर जीते आए हैं, वे उसके बारे में किसी भी भूगर्भ वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि जब बॉक्साइट खनन होगा तो जल सूखेगा, जंगल खत्म होगा, खेती नष्ट होगी, तब वे कहाँ जाएंगे? दिल्ली के बाहर झुग्गी में, किसी ईंट भट्टी में? तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है वेदांता, जो कंपनी 2004 में नियमागिरी में आई थी, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ग्राम सभाओं ने वापस भेजा। वही कंपनी 2023 में नए पट्टे के साथ सीजीमाली में है। दूसरी तरफ है वे आदिवासी जो रात भर जाग कर पहरा दे रहे थे, जिनकी महिलाओं पर पुलिस ने हाथ उठाया, जिन्हें हिंसक करार दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए रात जग्गा किया। और बीच में है एक संविधान जो कागज़ पर इन आदिवासियों को पूरे अधिकार देता है, 5वीं अनुसूची देता है, पेशा देता है,
वन अधिकार अधिनियम देता है, लेकिन जब उन अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस बुलाई जाती है तो वह आदिवासी की तरफ नहीं, कंपनी की तरफ जाती है। तो होना क्या चाहिए? तो तत्काल प्रभाव से सीजी माली खनन पट्टे की समीक्षा होनी चाहिए। पेशा और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं की सहमति प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रभावित ग्राम सभाओं को स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का वास्तविक अवसर दिया जाना चाहिए, दिखावे की नहीं, असली। 7 अप्रैल की घटना में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा महिलाओं पर हुई मारपीट की स्वतंत्र जांच हो, गिरफ्तार ग्रामीणों की रिहाई हो और दमन बंद होना चाहिए। इतिहास में जब भी आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ, चाहे अंग्रेज़ों ने किया हो, चाहे आज़ाद भारत की सरकारों ने, उन्होंने एक काम जरूर किया, आदिवासी हमेशा लड़े। बिरसा मुंडा ने लड़ा, सिद्धू कान्हू ने लड़ा, फूलो जानू ने लड़ा, सीजी माली के आदिवासी भी लड़ रहे हैं। कोई हथियार नहीं उठाए, उन्होंने अपनी देह से, अपनी रात से, अपनी उपस्थिति से सड़क रोकी। यह हिंसा नहीं है, यह प्रतिरोध है, यह संविधान सम्मत प्रतिरोध है। और हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कहानी को सुने, फैलाएं और इस बारे में सवाल पूछें। आपकी क्या राय है? मैं मुकेश विरवा, सबों को जोहार।